Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is the lecture for 8th standard ICSE students, and we are going to start here chapter number 1, that is India in the 18th century. Remember, students, when I took the live class, I told you I gave a brief introduction about the how we count centuries. Okay, okay. This is me presented by Zahir sir from EduCraft Academy. Let us start with chapter, the introduction part. It is written that we are going to start about the 18th century, right? That means from 1701 to 1799. इसमें क्या होता है? ओके, ठीक है. इस दौरान we are going to discuss the things. First and the foremost thing लिखा है यहाँ पर the Mughal Empire begin witnessing a decline. See, decline का मतलब यहाँ पर कि जो एम्पायर था अब वो खत्म होने की कगार पे था. ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ द सिक्स्थ मुगल एम्परर, दैट इज द औरंगजेब आलमगीर. ये कब इनका डेथ हुआ? तो कहेंगे 1707 में. अब आपको पता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी नाउ? दैट वाज बाबर. ओके, आपको आई होप ये क्रोनोलॉजी मालूम है, लीनिएज मालूम है डायनेस्टी का. अगर नहीं मालूम है तो देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज भाजपा, है ना? ठीक है. सो भाजपा इज अ पार्टी which is ruling here at the center, right? So same thing you have to write here. भाजपा नहीं, it would be सा. okay, भाजपा का क्या करना है? भाजसा कर देना है, राइट? दैट इज भाजसा. ओके, लेट मी राइट हियर भाजसा. ओके, दैट इज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां and औरंगजेब आलमगीर. Okay, ठीक है. So these are the first 6 Mughal emperors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first 6 Mughal emperors. Okay, ठीक है. अब देखिए आगे क्या लिखा है. I hope आपको याद रहेगा अभी. Actually, the seeds of the decline. देखिए, अगर मैं कहूं, ठीक है, कि was औरंगजेब responsible for the decline of the Mughal Empire, तो कुछ हद तक yes, he was responsible for the decline of the Mughal Empire. क्यों? वो हम देखेंगे आगे, right? तो लिखा है actually the seeds of the decline were sown during the 50-year rule of the Aurangzeb. No doubt, Aurangzeb took the Mughal Empire to its greatest expansion. Yes, ठीक है. यहाँ पर जो मुगल एम्पायर था वो अपने पीक पर था इनटू एरिया वाइज. ठीक है. was almost or we can say more than equivalent to the ancient India's ruler, that is Ashok. Okay, अशोक से भी थोड़ा बहुत या उसके इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं कि उतना बड़ा मुगल एम्पायर औरंगजेब के समय पर था. ओके, ठीक है. बट देखिए क्या लिखा है, बट ही फेल्ड टू गवर्न इट. ठीक है. यहां पर अगर हम देखेंगे आगे द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी, तो यहां पर क्या है, एक रीजन ये भी है कि फेलियर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर्स ऑफ एक्सपेंशन एंड इन टैकलिंग rebellions. Consequently, the provincial governors became more powerful. यहाँ पर जो provinces थी during the Mughal Empire, तो वो provinces क्या हो गई? They became more powerful. Many of them broke away from the Mughal Empire after the death of the Aurangzeb. Right? मतलब यहाँ पर क्या है कि औरंगजेब के मरने के बाद क्या होता है कि औरंगजेब के मरने के बाद या फिर औरंगजेब के दौरान ही,
राइट। लास्ट ऑफ द ईयर्स क्या होता है कि जितने भी प्रोविंशियल राजा थे, सूबेदार थे, सूबास के सूबेदार थे, वो सब कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे। क्या घोषित कर दिए थे? इंडिपेंडेंट। ओके, ठीक है। सी दिस वन। ओके, अब यहां पर जब औरंगजेब का डेथ होता है, ओके, ठीक है, तो यहां पर जो है बहादुर शाह उनको सक्सीड करते हैं, ठीक है, 5 years। फिर देखिए जहादार शाह ओनली 1 year, ठीक है, राइट। फारूक सियार सी ओनली 5 years। लेकिन यहां पर मैं एक जोड़ी का नाम लेने वाला हूं, दैट इज दी सैयद ब्रदर्स। कौन थे? सैयद ब्रदर्स। और यही सैयद ब्रदर्स दे वर नोन एज किंग मेकर्स। क्या कहा जाता है इनको? किंग मेकर्स। बताऊंगा क्यों। ओके, ठीक है। यहां पर इनका जो जो इन्फ्लुएंस था इन द मुगल दरबार और इन द मुगल कोर्ट, ये बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है उसके बाद। फिर आते हैं, देखिए क्या लिखा है, एक ही साल में वी कैन से 1 2 3 4 राजाज, और वी कैन से द 4 मुगल एम्परर्स बदल दिए गए, ठीक है। दैट इज वाई व्हाट दे आर नोन एज किंग मेकर्स। अब आगे देखते हैं कौन है। रफीउद दराजात, रफीउद दौलत, ठीक है, निकुसियार एंड मोहम्मद इब्राहिम। ओके, अब आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर 2, शाहजहां 3। अगेन रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1759। एक ही साल। सोचिए जहां पर इनके फोर फादर्स जो है हाफ सेंचुरी मारते हैं। अकबर 49 years, ठीक है, शाहजहां 35 years। तो क्या है कि इतने ही साल, एक साल में ही ये लिपट जाते हैं। तो कितने कमजोर हो चुके होंगे ये लोग, राइट, ठीक है। शाह आलम 2, अकबर शाह 2 एंड बहादुर शाह जफर, ठीक है। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं लेटर मुगल्स पे। ओके, और लेटर मुगल्स पे यही मतलब दिस आर नोन एज लेटर मुगल्स, ठीक है। और ये कितने रूलर्स हैं? ये है 14 रूलर्स। पहले 6 और बाद में 14। ओके, 20 रूलर्स वी सॉ इन दिस मुगल डायनेस्टी। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद द लेटर मुगल्स। The 14 successors of the Aurangzeb are known as later Mughals. They ruled for about 150 years, around about। देखिए, तो पहले 200 साल तो सिर्फ 1526 से लेकर 1707 1 18, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल है ना, 181, 200 साल। तो पहले 200 साल या पहले 180 साल, 180 years सिर्फ कहेंगे 6 रूलर्स, दैट इज द भाजसा, दे रूल, राइट। तो देखिए कितना कितना मतलब स्ट्रांग होंगे ये लोग। और इनके जो सक्सेसर्स हैं वो सिर्फ 150 इयर्स में ही निपट गए, अराउंड अबाउट 14 सक्सेसर्स। तो बहुत ही कमजोर सक्सेसर्स थे इनके। यस, ठीक है। अब देखिए आगे देखते क्या लिखा है। लिखा है they did not prove to be rulers of high caliber, ठीक है। मतलब कि वो अकबर की तरह नहीं थे, वो औरंगजेब की तरह नहीं थे, शाहजहां की तरह नहीं थे, जहांगीर की तरह नहीं थे, ठीक है। दे वर नॉट ऑफ हाई कैलिबर एंड वर इनकेपेबल, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैं मार्क कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, सर्किल कर रहा हूं, इसको याद रखिएगा। जो लेटर मुगल्स थे दे वर ऑफ नॉट हाई कैलिबर, कोई कैलिबर ही नहीं था उनमें, कोई मेरिट ही नहीं था, ठीक है, कि वो राजा बने। दे वर जस्ट प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द नोबल्स, ओके, एंड वर इनकेपेबल ऑफ चेकिंग द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। ओके, द लेटर मुगल्स बिकेम टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द नोबल्स। मैंने कहा ना, क्या है, जो लेटर मुगल्स थे वो सिर्फ पपेट की तरह, कठपुतली की तरह एक्ट करते थे। किसके हाथों में? इन द हैंड्स ऑफ द नोबल्स। एंड अगेन ये नोबल्स बहुत तरीके के हुआ करते थे। कुछ हिंदुस्तानी नोबल्स थे, ठीक है, मतलब हिंदुस्तानी नोबल्स, और वी कैन से मुस्लिम हिंदुस्तानी नोबल्स, बहुत सारे नोबल्स थे ऐसे, राइट। और हम मुगल्स का जो
रिश्ता था राजपूतों से, वो हम भूल नहीं सकते। ठीक है, यस, बहुत ही गहरा रिश्ता था राजपूतों से मुगल्स का। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है, ड्यूरिंग their reign, the Mughal Empire, which once covered almost the whole of India, was reduced. Sorry. So, coming back to the topic here, okay, क्या लिखा है? During their reign, the Mughal Empire, which covered almost the whole of India, पूरे भारत पे जब इनका रूल था, अब सिर्फ वो कहाँ पर रह चुका था? दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में, बस कुछ मुट्ठी भर एरिया उनके पास रहा। इसका मतलब क्या कि जो पूरा भारत कंट्रोल करते थे, अब वो एक छोटा सा इलाका कंट्रोल करने लग गए, राइट? अब ऐसा क्यों हुआ, ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ओके, ठीक है, अब लिखा है, वाज रिड्यूस्ड टू द एरिया अराउंड दिल्ली with declining power. The later Mughals continued to rule till 1857, when Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, was dethroned by the British. मतलब कि इनका राज कब खत्म हुआ, इनका जो डायनेस्टी है, इनका जो रूल है, छोटे से इलाके पे जो रूल बचा था वो भी खत्म कर दिया। कब खत्म कर दिया गया? 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद, ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वहां पे बहादुर शाह जफर को मतलब कैद कर लिया गया, एंड ही वाज डिथ्रोन्ड। उनको अब मुगल एम्परर नहीं था वो। ओके, एंड दस बहादुर शाह जफर became या came to be known as the last Mughal emperor. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर, दैट इज द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, कि भाई क्या कॉजेज रहे होंगे, व्हाट वर द कॉजेस। ठीक है, तो यहां पर आपके बुक में सबसे पहले तो देखिए, औरंगजेब को ही दोषी ठहराया गया है, और ये सही है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग राजा था, लेकिन इसकी पॉलिसीज ऐसी थी, ठीक है, कि इनके जाने के बाद, राइट, इन्होंने अपने आगे आने वाले सक्सेसर्स का नहीं सोचा, जरा भी नहीं सोचा। ठीक है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ अपने आप को सेंटर में रखकर सोचा और अपनी पॉलिसीज को ये फ्रेम करता गया। लेकिन इसने यही नहीं सोचा कि मेरे आने वाले जो राजा है, मेरी डायनेस्टी के जो राजा है, वो कैसे सरवाइव करेंगे। जैसे अकबर सोचता था, जैसे हुमायूं सोचता था, ठीक है, जैसे शाहजहां ने सोचा था। ओके, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि औरंगजेब के कितने भाई थे? चार थे। दिस वर फोर ब्रदर्स। ओके, ठीक है, राइट, नाम बताइएगा कौन थे। ओके, ठीक है, औरंगजेब तो था ही एक, अदर थ्री यू हैव टू नेम इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद, अंडर द औरंगजेब the Mughal Empire covered the almost the entire Indian subcontinent. लेकिन औरंगजेब्स wrong policies and his wars for expansion in the Deccan. अब देखिए डेक्कन क्या है, यहां पर हमारा जो साउथ इंडिया है ना, दिस वन, ठीक है, यहां पर दिस एरिया इज नोन एज डेक्कन, right, and this includes Marathas, this includes Hyderabad, this includes Mysore, everything. Okay, ठीक है, उस समय के जो साउथ इंडिया के जो सारे के सारे बड़े बड़े सूबास थे, बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, ये हमेशा रिवॉल्ट करते थे अगेंस्ट द मुगल एम्परर या मुगल एम्पायर। लेकिन आपको पता है, औरंगजेब 27 साल 27 years कहाँ रहा था? साउथ इंडिया में रहा था। ठीक है, डेक्कन में, गोलकोंडा, बीजापुर, हम सब पढ़ चुके 7th स्टैंडर्ड में। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, for the expansion in Deccan adversely affected the administration of the large empire. ठीक है, unlike his predecessors का मतलब कौन? इसके पहले वाले, that is the बादशाह एस तक। ठीक है, that is बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। तो औरंगजेब did not follow the policy of religious tolerance। ठीक है, मतलब यहां पर आप देखते हैं, जब अकबर शादी करता है जोधाबाई के साथ, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, राइट, जहांगीर, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखिए, जहांगीर किसके बेटे थे? तो कहेंगे सलीम, है ना, हम अनारकली और सलीम देखते हैं ना, दिस वाज सलीम। ओके, तो ये किसके बेटे थे? जोधाबाई के। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेंस था। औरंगजेब खुद,
ठीक है, एक राजपूत रानी का बेटा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे राजपूतों से सारे रिश्ते तोड़ दिए, कोई रिलीजियस टॉलरेंस नहीं, ठीक है, टॉलरेंस जरा भी नहीं, दूसरे रिलीजन के लोगों को वो तवज्जो ही नहीं देता था, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था, ठीक है, और इसकी वजह से डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है उन्होंने जो मतलब औरंगजेब ने, ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स लागू किया, जिसको हम क्या कहते हैं, जजिया या जजिया, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये किसने खत्म किया था, ये खत्म किया था अकबर ने। सोचिए, तो अकबर ने जब खत्म कर दिया तो चाहे फिर कहेंगे जहांगीर हो, शाहजहां हो, ठीक है, तो ये लोग ने भी इसको लागू नहीं किया, लेकिन इस गधे ने, इस औरंगजेब ने क्या किया, इसको जिजिया को लागू कर दिया, राइट, ठीक है, ऑन दी हिंदूज, सिर्फ हिंदूज पे, एंड द प्रो इस्लाम, इस्लाम मतलब कौन, मुस्लिम्स, ठीक है, तो इस्लाम का जो प्रो मीन्स व्हाट, जो इस्लाम के बारे में ही सोचे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव चीजें सोचे, उसको कहते हैं प्रो इस्लाम। तो प्रो इस्लाम जो पॉलिसीज थी इनकी, औरंगजेब की, ठीक है, राइट, और वही वही क्या होता है, उनके जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है उनके जो प्रजा थी, ठीक है, यहाँ पर उनकी जो प्रजा थी उनके अंदर डिवीजन आ गया कि हमारा राजा तो हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे क्या कर रहा है, अपनी रिलीजियस पॉलिसीज, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है वो डिफाइन कर रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जो सब्जेक्ट्स है, उनके जो प्रजा है, ठीक है, उनके जो नागरिक थे वो भी उनसे खफा थे, ओके, ठीक है, क्योंकि अकबर ऐसा नहीं करता था, ठीक है। अब अकबर में आप देखिएगा उनके जो 9 रत्न थे, ठीक है, कितने हिंदूज थे और कितने मुस्लिम्स थे, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, राइट। तो क्या है, यहां पर रिलीजियस टॉलरेंस तो ना के बराबर था। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी डिवाइडेड हिज सब्जेक्ट्स ऑन द रिलीजियस लाइंस, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज लॉन्ग बैटल्स विद व्हाट, विद द सिख, विद द मराठास एंड दी राजपूत्स। देखिए सारे के सारे मराठास एंड राजपूत्स कौन है, दे आर दी हिंदू रूलर्स, ओके, ठीक है, एंड इनका फाइट किसके साथ हो रहा है, इनका फाइट हो रहा है विद औरंगजेब, आलमगीर, क्यों, बिकॉज ऑफ हिज प्रो इस्लाम रिलीजियस पॉलिसीज, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आता है यहां पर, wait, लिखा है अ सेक्शन ऑफ राजपूत fought with him over Marwar's succession, ठीक है, by fighting with the Rajputs, Aurangzeb could not seek their help in the battles against the Marathas। सोचिए, जहां पर दादा परदादा का रिश्ता जो है राजपूतों के साथ है, ठीक है, राजा मानसिंह के साथ है, ठीक है, राजा ऑफ आमेर के साथ है, ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, उनसे भी रिश्ता तोड़ दिया, जो पुश्तैनी रिश्ता था राजपूतों के साथ, जो हिंदू राजपूत थे उनके साथ भी इसने क्या किया, अपना जो रिश्ता था, ठीक है, जो फोर फादर्स का रिश्ता था वो भी इन्होंने कड़वा कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, और उनके खिलाफ लड़े, मराठास के, सॉरी, राजपूत के, और फिर जब मराठा से लड़ने की बारी आई तो राजपूत तो हेल्प करेंगे नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है फॉर अबाउट 27 years औरंगजेब रिमेन इन द डेक्कन, कहा था ना पहले कि 27 साल तक कहां रहे औरंगजेब, डेक्कन में रहे, दिल्ली छोड़कर, ठीक है, अपना जो कैपिटल है उसको छोड़कर कहां रहे, डेक्कन में रहे, क्यों, यहां से मराठास को कंट्रोल करने के लिए इजी था, यहां से मैसूर हैदराबाद कंट्रोल करने के लिए इजी था, ठीक है, यहां पर गोलकोंडा बीजापुर ये सारे थे, ये सारे मुस्लिम सूबेदार थे, यहाँ पर मराठास थे, ठीक है, ये लोग बखूबी समझते थे औरंगजेब की पॉलिसीज, और ये दोनों साथ में मिलकर औरंगजेब को परेशान करते थे, और औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, छत्रपति शिवाजी ने किया, और इसीलिए औरंगजेब को यहाँ पर रहना पड़ा, अपने लाइफ का आधा पार्ट 27 साल तक वो यहाँ पर रहा, ओके, ठीक है। चलिए, when he fought with the Marathas and the rulers of the Deccan kingdoms, this adversely affected his administration, particularly in North India। सही तो बात है कि नॉर्थ इंडिया में रहना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा मैप जो है फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहां पर दिल्ली में रहना क्यों इंपॉर्टेंट था, ये तो आज का हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, लेकिन उस समय का औरंगजेब का जो नक्शा था वो यहां तक था, ठीक है, यहां तक, ठीक है, ये लाइन तो था नहीं, ये तो लाइन आज है, इस तरीके से हम भारत को जानते हैं, लेकिन उस समय का भारत तो कुछ और था, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर रहता सो वो इजीली
जो है, ठीक है, सेंट्रल एशिया से या फिर कहेंगे यहां पर पर्शिया से जो लोग आक्रमणकारी आते, अहमद शाह अब्दाली आया था, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, तो यहां से वो आराम से चेक कर पा रहा था अबाउट द फॉरेन इन्वेजन। यहां से चलो ये कंट्रोल नहीं कर सकता था, नो प्रॉब्लम, लेकिन कितना, इतना बड़ा पार्ट, अ बिग चंक ऑफ अ लैंड ही यूज्ड टू कंट्रोल, राइट। लेकिन उनको ज्यादा दुश्मनी यहां से थी, इसीलिए उनको मजबूरन में यहां पर आकर रहना पड़ा, ठीक है, फॉर अबाउट 27 years। एंड दिस अफेक्टेड व्हाट, द एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया। देखिए यहां पर जो है गड़बड़ा गया पूरा के पूरा मामला, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। This adversely affected his administration, particularly in North India, giving rise to many rebellions। rebellions का मतलब revolt, ठीक है, रिवॉल्ट हो गए अगेंस्ट औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब यहां पर बहुत ही एबल कहेंगे कमांडर था, ठीक है, राइट, क्योंकि अंडर शाहजहां, ठीक है, अंडर शाहजहां क्या करते, इनको सूबेदार बनाया गया था, ठीक है, एंड इनको कंट्रोल मतलब ये अपने आप में ही इतने एबल कहेंगे कमांडर थे कि बड़ी सी खुद की पर्सनल 2-3 लाख की आर्मी तो ये खुद मेंटेन करते थे, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इतने एबल कहेंगे कमांडर थे कि आसानी से कोई भी रिबेलियन सप्रेस कर देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रजा जो थी उनका कहीं ना कहीं मन दुख हो रहा था। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिलीजियस पॉलिसीज और वी कैन सी द पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब व्हिच वाज प्रो इस्लाम, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, और फिर आगे जो डेक्कन में जो बैटल्स हुए, ठीक है, अब देखिए वॉर लड़ना है तो पैसा तो चाहिए ना भाई, असला बारूद जो भी है, पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहां से आएगा, तो ये पैसा ऑल्सो कहां से आया रॉयल ट्रेजरी से। और देखिए जब रॉयल ट्रेजरी खाली हो जाएगी तो क्या होगा, ठन ठन गोपाल कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आता है डिसयूनाइटेड नोबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, तो भाई रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब देखा, ठीक है। फर्स्ट कॉजेज ऑफ द मुगल एम्पायर में फर्स्ट वाला है रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। सेकंड, ठीक है, डिसयूनाइटेड नोबिलिटी। अब आपको पता है नोबल्स कौन होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, आज के जमाने में कैबिनेट्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे होते हैं वैसे, तो ये नोबल्स क्या करते थे, ये नोबल्स जो है, ठीक है, हमारे बादशाह को, ठीक है, उस समय के जो मुगल एम्परर थे उनको ये लोग एडवाइस करते थे। लेकिन अब ये नोबल्स में भी डिसयूनिटी आ गया, ठीक है। अब ये नोबल्स में भी अलग अलग फैक्शंस आ गए, अलग अलग डिविजन्स आ गए। देखते हैं वो डिविजन्स कौन से थे, लेकिन समझिए, अ स्टेडी डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर caused a struggle for power among the nobles। अब नोबल्स की इच्छाएं जागने लगी कि भाई अब बादशाह तो मैं भी बन सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मुगल जमाने में या मुगल डायनेस्टी से ही कोई बनेगा, क्योंकि अब नोबल्स कहीं ना कहीं पावरफुल हो रहे थे, ठीक है। दे स्टार्टेड यूजिंग मुगल डायनेस्टी रूलर्स एज देयर पपेट्स, ओके, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है इन द मुगल कोड, द नोबल्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। देखिए 4 ग्रुप्स थे, एक थे हिंदुस्तानीज, ओके, ठीक है, एक थे तुरानीज, ये तुरानीज पर्शिया से आए थे, ईरान से आए थे, तुरानीज, ठीक है, तुरन वही ईरान, इराक एंड ऑल, सीरिया एंड ऑल दैट, ठीक है, राइट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सारा एरिया ना, वहां से लोग आते थे, नोबल्स आते थे, ठीक है, एंड द अफगान्स। तो ये 4 जो नोबल्स थे, इनके अंदर आपस में कंपटीशन होता कि किसकी बात राजा ज्यादा सुनता है, हु इज एबल टू, आइदर दे आर हिंदुस्तानी, ठीक है, द हिंदुस्तानी नोबल्स, द तुरानीज, द ईरानीज एंड द अफगानीज, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इवन कि अकबर अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान कहता था कि भाई मैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, ठीक है, लेकिन ये सारे मुस्लिम्स थे, ओके, ये सारे के सारे मुस्लिम्स थे। लेकिन यहां पर एक नोबल फैक्शन ऐसा था जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, विच कंसिस्टेड ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। लेकिन दिस हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, दे बिलोंग टू व्हाट, दे बिलोंग टू इंडिया एट दैट टाइम, ऑफ दैट टाइम, ठीक है, राइट। लेकिन आपस में जब कंपटीशन होगा कि भाई किसकी बात राजा ज्यादा सुनता है, जब जिसकी बात राजा ज्यादा सुनेगा तो वो ग्रुप ऑफ नोबल्स अपने आप को सुपीरियर मानने लगेंगे,
ठीक है, और धीरे धीरे वो जो रूलर था वो धीरे धीरे he will start playing in the hands of these nobles, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, लिखा है द लेटर मुगल्स फेल्ड टू कीप अ चेक ऑन देयर पावर, हंगरी नोबल्स, है ना, ठीक है। जो लेटर मुगल्स थे, जो हम 14 मुगल्स की बात करते हैं, जो लेटर मुगल्स थे, ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्या किया, दे फेल्ड के जो नोबल्स के जो पावर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पावर हंगरी नोबल्स है, उनकी जो कहेंगे कि इच्छाएं हैं, ठीक है, वो इतनी बढ़ गई थी कि लेटर मुगल्स वर नॉट एबल टू कंट्रोल देम, एंड इवन some of the Mughal rulers, they were played as a puppet in the hands of this nobles. कितने कमजोर हो चुके थे ये राजा, ठीक है, ये बादशाह, okay, such nobles determined the authority of the emperor, sorry, undermined the authority of the एम्परर। मतलब क्या है कि ऐसे नोबल्स जो बहुत पावरफुल हो चुके थे, अब वो एम्परर की बात ही नहीं सुनते थे, अंडरमाइन किया जाता, नजरअंदाज किया जाता एम्परर की बातों को, अथॉरिटी को नजरअंदाज किया जाता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फेलियर ऑफ मनसबदारी सिस्टम। जो मेरे बच्चे हैं जो एडुक्राफ्ट में आते हैं, ठीक है, उनको मैंने होमवर्क दिया था कि व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम, है ना, एंड बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है, राइट। जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है, सेंड योर होमवर्क्स। इसके पहले मैंने जो लाइव लेक्चर लिया था उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तब मैंने बताया था, ओके। चलिए अब आते हैं यहाँ पर फेलियर ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। कौन लाया था मनसबदारी सिस्टम? अकबर लाया था, ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम जो है इसका फेलियर कैसे हुआ, देखते हैं। Aurangzeb appointed the highest number of mansabdars due to large expansion of his empire. However, the unavailability of adequate number of jagirs and the scramble of lucrative jagirs resulted in the mansabdari crisis. मतलब क्या है, सपोज कि ये पूरा भारत है, साउथ इंडिया है फॉर एन एग्जाम्पल, और इतना बड़ा पार्ट जो है, ठीक है, ये जागीर है, तो ऐसी सब जागीर होंगी। अब जब जागीर सबको दे दी और नए नए मनसबदार सब जब अपॉइंट करते हो, उनके पास कोई जागीर नहीं है, और ये मनसबदार आपस में क्या करते थे, स्क्रैम्बल कर, मतलब वो बोली लगाते थे, राइट, कि मुझे इस जागीर का मनसबदार बनना है, ठीक है, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा देता था, रेवेन्यू देता था। तो ये मनसबदारी क्राइसिस, हर किसी को अच्छी जागीर चाहिए थी, हर किसी को अच्छा रेवेन्यू चाहिए था, ठीक है, ताकि राजा को पे कर सके और बहुत सारा प्रॉफिट अपने पास रख सके। अब देखिए क्या लिखा है, मेनी मनसबदार्स फेल टू गेट अ profitable jagirs and also did not maintain the number of troops required of them, okay। चलिए अब नेक्स्ट, वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, जरा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो वॉर ऑफ सक्सेशन, मुगल्स में ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही नेक्स्ट राजा बनेगा, जो हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे डायनेस्टीज में, लेकिन इनकी डायनेस्टी में ऐसा नहीं था। इनकी डायनेस्टी में था द एबलेस्ट वन, विच इज द एबल वन, वो क्लेम कर सकता है, चाहे वो सबसे छोटा क्यों ना हो, ठीक है। हम चार भाई, जैसे औरंगजेब मैंने आपको भी होमवर्क दिया है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था, अब उसका स्टोरी मैं बताऊंगा बाद में आपको, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया था बेटा, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया था। एक अपना खुद का सगा भाई जो था उसको दिल्ली में एक बूढ़े से हाथी के ऊपर बिठाकर पूरा दिल्ली घुमाया था और फिर सरेआम उसको मार दिया था, सोचिए, ठीक है। सो दिस वाज द वॉर ऑफ सक्सेशन, राइट, क्योंकि द एबल रूलर, द एबल सन वुड सक्सीड। लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, द डेथ ऑफ द मुगल एम्परर वाज मोस्टली फॉलोड बाय अ वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। क्या हुआ कि मुगल एम्परर के मरने के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर बनता, वो कैसे बनता, फॉर दी वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब वॉर करके अपने भाइयों से लड़कर वो गद्दी हासिल करता। अमॉन्ग द वेरियस क्लेमेंट्स टू द थ्रोन, दिस क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी इन द एम्पायर। यस, क्यों? क्योंकि जब आपस में जब भाई लड़ेंगे, ठीक है, राइट, आपस में जब भाई लड़ेंगे तो दूसरे नोबल्स भी तो सोचेंगे कि भाई हम भी तो लड़ सकते हैं इनसे, राइट, तो इंस्टेबिलिटी आएगा।
लेकिन यहाँ पर लड़ कौन रहा है? चारों भाई। खजाना कहाँ का जा रहा है? मुगल डायनेस्टी का ही जा रहा है, पप्पा का ही जा रहा है, सब समझ लो ये, ठीक है, मुगल डायनेस्टी का ही जा रहा है ना भाई, ठीक है। इंसान किसके मर रहे हैं? वही मुगल आर्मी के मर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, आप अंदर ही अंदर अपने ही डायनेस्टी को क्या कर रहे हो? कमजोर कर रहे हो, पैसा वापर रहे हो, उसका सोल्जर्स को भी पैसा देना पड़ेगा ना, राइट, अपने आदमी अपने सोल्जर्स को लूज कर रहे हो। ओके, तो ये सब चीजें यहां पर हो रही थी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक है, इनएफिशिएंट प्लेजर सीकिंग सक्सेसर्स। अब यहां पर प्लेजर सीकिंग सक्सेसर्स का मतलब क्या? मतलब विलासी, नशे के आदी हो चुके थे। देखिए औरंगजेब जो है ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग था, पायस था, क्योंकि वो प्रो इस्लाम था। और इस्लाम में आप देखेंगे बेटा, आपको शायद पता होगा, राइट, आपके फ्रेंड्स होंगे उनको, कि इस्लाम में नशा करना, ड्रिंक करना, शराब पीना, ये सब नहीं चलता। तो औरंगजेब जो है एकदम ही एडमेंट ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, प्रो इस्लाम था, तो ये सब नहीं करता था, ठीक है। एकदम योगी की तरह रहता, सफेद कपड़े पहनता, इस तरीके के एकदम सिंपल सादा लाइफ जीता। लेकिन लेकिन ठीक है, उसके जो सक्सेसर्स थे लेटर मुगल्स, वो इनएफिशिएंट थे। क्यों? बस मैंने कहा ना, देखिए मोहम्मद शाह रंगीला नशे में धुत रहते, अफीम, चरस, एवरी काइंड ऑफ नशा दे यूज्ड टू डू। ओके, ठीक है। दे लैक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्किल्स। यस, जब नशे में डूबे रहोगे, जब शराब में डूबे रहोगे, शबाब में डूबे रहोगे, तो किस तरीके से अपना मिलिट्री स्किल्स अपनाओगे? आपको जोधा अकबर दिखना चाहिए। आई वुड रिकमेंड आप सब लोग जो बेटा, ऋतिक रोशन का पिक्चर है, ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय, ठीक है, जोधा अकबर, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। आप देखे हैं तो प्लीज देखिएगा, और नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ, आई एडवाइज यू, हाईली एडवाइज यू वॉच दिस मूवी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीक रूलर्स, नशे में धुत, ठीक है, जो रूलर्स थे, जिनका तलवार सीधा नहीं पकड़ा जाता था ठीक से नशे में, ठीक है, तो ऐसे रूलर्स का फायदा कौन उठाया? ऐसे रूलर्स का फायदा उठाया द प्रोविंशियल गवर्नर्स, ठीक है, एंड दे ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल एम्पायर, अपने आप को आजाद कर लिए। बोले जब राजा ही कमजोर है, हम उससे ज्यादा ताकतवर है, तो हमारा हक बनता है कि हम भी राजा बने, ठीक है। और इसीलिए जो छोटा मोटा पार्ट होता लैंड का, वो उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर देते और खुद उसके राजा बन जाते, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे नवाब, टीपू सुल्तान, ये सब इसी तरीके से राजाज बने हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए यहां पर रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिखाऊंगा इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। बहुत बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन यहां पर था नादिर शाह के जमाने में, ठीक है, राइट, जहां पर नादिर शाह आता है, दिन दहाड़े लूट करता है। इवन के उस समय का जो राजा था वो उसको परमिशन देता है, भाई तेरे को जो चाहिए तू लेकर जा। और कहा जाता है कि अराउंड अबाउट 1 वीक, और आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम पीरियड, लेकिन इट वाज अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, जहां पर राजा खुद बोलता है कि तुमको जितना लूटना है लूटो, ठीक है, लेकिन मुझे परेशान मत करो। सोचिए ये हालत था उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सीधी सी बात है कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना था, डिक्लाइन होना था। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और सिखाऊंगा आपको, इसी जो जो ये चीजें है ना, वो दूसरी बुक से आपको रिपीट करके अच्छे से सिखाऊंगा। ओके, राइट, सो अप टिल देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, and please do read the textbook.